हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में। और ये है डे 5 हमारे न्यूज़पेपर ओवरव्यू का। आज है 15 फरवरी और आज अगर देखें तो ये सैटरडे है 15 फरवरी और आज इसमें तकरीबन 20 पेज हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या-क्या है। कुछ खास नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार-बार, जैसे कि इंडिया एंड यूएस टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। भारत और अमेरिका अपने बीच जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसको डबल करने पर बात करेंगे। अब ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि बीच के पेजेज़ में इसको और ज़्यादा इलैबोरेट किया गया है, तो अभी इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं देखेंगे। आगे के पेजेज़ में जहाँ इनको इलैबोरेट किया गया है, वहाँ एक-एक करके इनको देखेंगे। इसके अलावा फ्रंट पेज पे कुछ भी नहीं है, ये स्पोर्ट्स स्टार के अवार्ड्स आए हैं, ये स्पोर्ट्स पेज पर हम देख लेंगे। इसके अलावा जो इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ लगातार चलती रहेगी। एज़ सच ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा मणिपुर में जो एन वीरेन थे, वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया गया है। और मणिपुर में एक जो बड़ी समस्या आती है कि एक्सटॉर्शन, जो अ, लूट-पाट की घटनाएँ, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है, उस पे एक लगाम लगाने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है प्रेसिडेंट रूल की वजह से, उस पर एक आर्टिकल है। ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हमास की न्यूज़ जो हम लोग के पिछले कई दिनों से कवर कर रहे थे कि इज़राइल और हमास के बीच जो मसला है वो इसी में, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमास अपने जो बंधक हैं, जो होस्टेजेज़ हैं इज़राइल के, उनको रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो अभी हमास ने 3 और लोगों के नाम डिक्लेयर किए हैं कि ये लोग हमारे बंधक हैं, इनको हम छोड़ देंगे। तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। दूसरा पेज स्टेट का होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये वाली है, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एसपी लीडर मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है? 1991 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, तब सरकार एक एक्ट लेके आई। उस एक्ट का नाम है, एक कानून लेके आई, उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और उसमें ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद का मामला, मतलब बाबरी मस्जिद उसके बाद कोर्ट में चला गया उसका मामला, तो उस एक्ट में ये कहा गया कि इसके अलावा जो मामला ये कोर्ट में चल रहा है, उसके अलावा कोई भी मंदिर या मस्जिद या कोई भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, उनके पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा और वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि उनकी सिचुएशन थी, उनकी कंडीशन थी 15 अगस्त 1947 के टाइम पे। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि किसी और मस्जिद वगैरह को या मंदिर वगैरह को तोड़ ना दिया जाए। कोई और ग्रुप ये क्लेम ना करने का लगे कि ये पहले मेरा था, क्योंकि बाबरी मस्जिद में यही केस हुआ था। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो न्यूज़ में है और सपा की लीडर है, इनका नाम है इकरा चौधरी। इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में गई है। इनका कहना है कि ये जो एक्ट है, सरकार इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, सरकार इसको ठीक से लागू नहीं कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही न्यूज़ है। आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलता है, सरकार इस पे क्या बोलती है, अगर कोई और इसमें डेवलपमेंट होती है तो फिर हम उसको कवर कर लेंगे। बाकी सेकंड पेज पे कुछ नहीं है। और थर्ड पेज पे ये है, सेंटर सीक्स सैंक्शंस टू प्रोसिक्यूट आप लीडर। अब देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही है, आम आदमी पार्टी हार चुकी है और बीजेपी की सरकार बनी है। तो अब सेंटर क्या चाहती है, यानी कि केंद्र सरकार क्या चाहती है? आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उन पर अभियोग चलाने के लिए परमिशन चाहती है। किसकी परमिशन चाहती है? प्रेसिडेंट की परमिशन चाहती है। तो अब ये चलता रहेगा। जब सरकारें बदलती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने नेताओं पे अभियोग लगने लगते हैं। तो फिलहाल ये यही हो रहा है। अब ये आगे और क्या शेप लेता है, इसको देखेंगे। एक न्यूज़ ये है, ये बस ऐसे एक लाइन में जानने ये है, सीआरपीएफ टू प्रोब मणिपुर फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड क्या होता है? बंधु हत्या। जब अपने लोग, भाई बंधु अपने ही लोगों की हत्या कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्रीसाइड। सीआरपीएफ टू प्रोब मणिपुर फैक्ट्रीसाइड अर्जेस पर्सोनल टू कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन। इसमें क्या हुआ था कि सीआरपीएफ जो है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो मणिपुर में लगी हुई थी, वहां का एक जवान था, एक सिपाही था, उसने अपने साथ के 2 सीनियर्स को मार दिया। 2 सीनियर्स को मार दिया और उसके बाद खुद को भी मार दिया। ये मसले जो है ना, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत आते हैं कि कोई जवान है, वो परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं और लाइफ तो उनकी कठिन होती ही है, थोड़ी सी टफ लाइफ होती है और भी पर्सनल इश्यूज होते हैं और उसकी वजह से परेशान होकर के कई बार वो खुद को गोली मार लेते हैं, अपने साथियों को गोली मार देते हैं। तो इसी को यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? बंधु हत्या। बंधु हत्या का मतलब अपने साथ के लोगों की हत्या। तो अभी सीआरपीएफ ने यही कहा है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपके लिए हेल्पलाइन है, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ का इशू है तो आप उस पे बात कीजिए। और यही है, और यही हुआ है कि अभी ना
2020 से लेके 2024 के बीच में यानी कि पिछले 400 सालों में 700 सीएपीएफ के लोगों ने अपनी हत्या कर ली है। मतलब ये बड़ा फिगर है, 4 सालों में 700 जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हत्या कर ली। तो ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है, इसमें बस इतना ही था। ये एग्ज़ाम के लिए एज़ सच अभी फ़िलहाल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर इसमें कुछ और डेवलपमेंट होता है या एज़ जागरूक सिटीज़न, एक जानकार, एक अवेयर नागरिक के रूप में इसको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। अ, इस पेज पे बाकी कुछ और नीचे आते हैं तो ये है वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स। अब ये वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ये कहीं किसी एकेडमी में बोल रहे थे, नेशनल जुडिशियल एकेडमी इन भोपाल, भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, वहां पे ये गए हुए थे। तो वहां पे अपनी स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें चीफ जस्टिस का काम क्या है, यानी कि सरकार के सरकारी पदों पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप का क्या लेना देना है। तो ये जो मसला है ना, जस्टिस जुडिशरी यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका हस्तक्षेप करती रहती है विधायिका के मामलों में और विधायिका हस्तक्षेप करती रहती है न्यायपालिका के मामलों में, तो ये टसल लगातार चलती रहती है और डेमोक्रेसी में ये चलता रहता है। मतलब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने एक अपनी ओपिनियन रखी है और इस समय ये वाला मसला ज्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो रहा है, ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति होनी है 17 तारीख को, 18 तारीख को राजीव कुमार जी रिटायर हो रहे हैं और जो उनके जो सक्सेसर होंगे, उनके बाद जो आने वाले होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट होनी है। उसके रिगार्डिंग ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो रही है। अभी आगे के पेज में हम देखेंगे वो न्यूज़ भी आज कवर हुई है। इसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ हम लोगों ने देखा था ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी, यहाँ सीआरपीएफ के जवान एक-दूसरे को मार रहे हैं। मतलब सीआरपीएफ के अलावा और भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये एक चीज़ है, यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, उनकी संख्या घट रही है। लोकल मिलिटेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक तो होता है कि आतंकवादी जो आए हैं वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से भेज दिए गए। लेकिन ये भी होता है ना कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल यूथ हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं, उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको बरगला दिया जाता है। तो अभी क्या है कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, वैली में, जम्मू कश्मीर में जो अभी टेररिस्ट हैं, उसमें लोकल मिलिटेंट्स की संख्या कम हो गई है और ये है कि 2020 में इनकी संख्या 60 थी, 2024 में ये 20 हो गई। मतलब ये एक एक अच्छी गिरावट है कि 2020 में जहां 160 आतंकवादी ऐसे थे, टेररिस्ट ऐसे थे जो लोकल थे, यानी कि लोकल जम्मू कश्मीर के थे, और अभी 2024 में इनकी संख्या सिर्फ 20 बची। और अभी 2025 में देखें तो जनवरी में इनकी संख्या सिर्फ एक है, यानी कि सिंगल डिजिट में। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और इसमें एक मेजर फैक्टर है आर्टिकल 270 के एब्रोगेशन का। जब आर्टिकल 270 था तो यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार हस्तक्षेप करती थी। लेकिन आर्टिकल 270 के जाने के बाद से केंद्र सरकार को, खासतौर पे गृह मंत्रालय को, यहाँ पे काफी ताकत मिली है, आर्म्ड फोर्सेस को ताकत मिली है और उसका फायदा ये हुआ है कि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है, ये एक अच्छी न्यूज है। ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने फ्रंट पेज पे देखा था कि मोदी जी अमेरिका में है, ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने क्या-क्या, किस-किस मुद्दे पे बात की, उसी की यहाँ पे डिटेल में कवरेज है। जैसे कि अदानी जी का जो मुद्दा था, गौतम अदानी का जो केस चल रहा है, उस पर मोदी जी ने कहा कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो पर्सनल मैटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं। यानी कि गौतम अडानी पे जो भी केस अमेरिका में चल रहा है, वो 2 देशों के बीच का मामला नहीं, वो ये एक पर्सन और एक देश का मामला है, तो लीडर्स उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब इसी के बारे में ये पूरी कवरेज की गई है। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और चाइना के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं। ट्रंप इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं। हालांकि इंडिया और चाइना का स्टैंड क्या होता है कि हम अपने आपसी मसले जो है हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे। तो ये वाली न्यूज़ ये वाली है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो मुद्दा है, तो मोदी जी ने ट्रंप के साथ जो बांग्लादेश का मुद्दा है उसको भी शेयर किया था। फॉरेन सेक्रेटरी का ऐसा कहना है कि मोदी शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश विद फॉरेन सेक्रेटरी। ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो F-35 फाइटर जेट की हम लोग बात कर रहे थे, जो एरो इंडिया शो था, उसमें हम लोगों ने सुखोई 57 और F-35, ये दोनों जेट्स की बात की थी। तो सुखोई 57 की जो कवरेज है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए भी तैयार हैं, ये तो हम लोग पहले कवर कर ही लिया था। लेकिन अभी ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है। अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में, अभी तो ये एक ऑफर मात्र है, तो इस पर भी बात हुई। इसके अलावा जो
लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। इन्होंने कहा है कि मोदी जी जो है ना वो अडानी को कवर कर रहे हैं। अब इस पूरे पेज पर बस वही मोदी जी का ट्रम्प अमेरिका में जाना, ट्रम्प से उनकी बातचीत, यही सारा न्यूज़ खबर है जो एक-एक लाइन में जान लेने की चीज़ है। इसमें और कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसी पेज पर ये भी है, एज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप यूएस डिजाइन्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बी बिल्ट इन इंडिया। यूएस के डिजाइन किए हुए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक प्लांट्स जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, वो इंडिया में लगाने की, इंडिया में बनाने की बात हो रही है। न्यूक्लियर प्लांट्स रशिया भी इंडिया में लगाता है, जैसे कलपक्कम वाले जो प्लांट्स हैं वो सारे रशिया के लगाए हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें बस एक-एक लाइन में जानने की है, इनकी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस ऊपर से एक लाइन देख लिया मसला क्या है और हो गया। रणबीर इलाहाबादिया का केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑफ यूट्यूबर अगेंस्ट एफआईआर ओवर रिमार्क्स। अब रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ जो केसेस है ना, एफआईआर रजिस्टर हो रही है, वो देश के हर हिस्से में हो रही है। तो अब ये एक आदमी कहाँ-कहाँ जाकर के पेशी देता रहेगा। तो अब ये इन्होंने अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सारे केसेस हैं उनको एक जगह पे ले लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने के लिए तैयार भी हो गया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उनके बेटे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कल भी पेशी हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये सब बस एक लाइन में चलते फिरते मसाला न्यूज़ जान लेने की चीज़ है और कुछ नहीं। इसके अलावा एक ये वाली जो न्यूज़ है, पेज नंबर 5 पे, बृंदा करात अर्जेस सुप्रीम कोर्ट जज टू रिकंसिडर रिमार्क्स ऑन फ्रीबीज। बृंदा करात कौन है? सीपीआई पार्टी का नाम आपने सुना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो पॉलिट ब्यूरो है उसमें ये एक मेंबर है बृंदा करात, एक बड़ी नेता है सीपीआई की। इन्होंने कहा है कि फ्रीबीज यानी कि फ्री में लोगों को जो चीजें दी जाती हैं उस पर एक रिमार्क आया था, एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई ने ये कहा था कि इससे दिक्कतें आ रही हैं, मतलब उसके खिलाफ उन्होंने एक रिमार्क किया था। तो बृंदा करात ने कहा है कि उन्हें अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। अब देखिए दोनों दोनों के ना अपने अपने पॉइंट्स हैं। जस्टिस बी आर गवई ने कहा, और ये जो फ्रीबीज दे जाती हैं उसके नुकसान है उसके बारे में उन्होंने बात की थी, लेकिन बृंदा करात जी ने उसके पॉजिटिव्स गिनाए हैं कि उससे फायदा क्या होता है। तो ये पढ़ने वाला आर्टिकल है, मतलब ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वीकली जो हम करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन और एडिटोरियल का कंपाइलेशन करने वाले हैं, उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक समझने के लिए चीज की, अगर कोई चीज फ्री में दी जा रही है तो उसके नुकसान तो हैं, लेकिन उसके फायदे क्या है, खासतौर पे ऐसे देश में जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये एज सच इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे पॉइंट्स जानना चाहते हैं, डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए कभी ये काम आ सकता है। ये एक न्यूज है, मोदी शाह एंड राहुल सेट टू मीट ऑन मंडे। मंडे का मतलब है परसों 17 तारीख को ये लोग मिलेंगे, आज है 15 तारीख, टू चूज नेक्स्ट सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। अभी जगदीप धनखड़ सर की जो हम लोगों ने बात की थी कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का क्या रोल है, तो अभी क्या होना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार जी, ये रिटायर होंगे और ये पहली बार हो रहा है। अच्छा, दरअसल हुआ ये था कि 2023 में सरकार एक एक्ट लेके आई थी। उस एक्ट का नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये वाला, ये ना जहां पे हाईलाइट कर रखा है ये वाला, कैसे डिलीट होगा ये हो गया, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा रही है। इसके पहले पुराने लॉ के तहत, पुराना जो प्रोविजन था उसके तरीके थे, उससे अपॉइंटमेंट होती थी। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह की अपॉइंटमेंट हुई है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्ट में जो प्रोसीजर मेंशन किया गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। अब इसमें होगा क्या, जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, ये बैठेंगे और इन्हें 5 लोगों की एक लिस्ट दी जाएगी। उस 5 लोगों की लिस्ट में से ये चुनेंगे अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब ये 5 लोगों की लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी? ये 5 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कैसे होगी? जो लॉ मिनिस्टर होंगे, यानी कि भारत के जो कानून मंत्री होंगे, उनके साथ 2 और सीनियर ऑफिसर्स जिनकी रैंक कम से कम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये 3 लोग मिल करके एक 5 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। उन 5 लोगों की लिस्ट में से किसी एक को चुनेंगे ये। अच्छा, हुआ ये था कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसमें कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन बाद में सरकार ने उसमें चेंज कर दिया और चीफ जस्टिस को रिप्लेस कर दिया यूनियन होम मिनिस्टर से, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री से। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, गृह मंत्री शाह हो गए, मतलब अमित शाह जी हो गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, तो ये 3 लोग मिलके अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खोज मतलब चूज करेंगे। ये जो 5 की लिस्ट इनको मिलेगी उसमें से ये इनको चुनेंगे। तो ये होगा ये न्यूज़। ये अब आगे देखते हैं इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। आगे एडिटोरियल पेज है, पीस इंपरेटिव, प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। अभी हम लोगों ने जैसे शुरुआत में भी एक देखा था कि रैमसम वगैरह, फिरौती वगैरह जो वसूलने की चीजें हैं, उसको लेकर के एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। हो सकता है कि अब प्रेसिडेंट रूल है तो वहां पे इन चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। वही एक आर्टिकल इस पर भी है। अब इस पर पिछले काफी समय से आर्टिकल्स आते जा रहे हैं, हमें रोज रोज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैचिंग अ ब्रेक, इन्फ्लेशन की बात हम लोगों ने की थी। अब ये इन्फ्लेशन का डेटा अभी जब बिजनेस पेज पर हम आएंगे, फाइनेंस पेज पे, तो उस पे भी है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, हर दिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द तीस्ता डैम, तीस्ता डैम कहाँ पे है? तीस्ता नदी पे है। हुआ ये था कि 27 जनवरी को ना, अभी मतलब ये फरवरी का महीना चल रहा है, जो पिछली वाली जनवरी बीती उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने कहा कि तीस्ता नदी पे जो तीस्ता डैम था जो टूट गया था, उसको दोबारा से बिल्ट किया जाए। अच्छा, तीस्ता डैम कैसे टूट गया था? अक्टूबर में ना, 2023 के अक्टूबर में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। अब आप लोगों को याद हो, अगर 2 साल पहले, मतलब लगभग 2 साल हो गए, तो उसमें एक ग्लेशियर लेक हुआ था। तीस्ता नदी में काफी बाढ़ आ गई थी, और सिक्किम में और उसके बाद आगे के एरियाज में, वो नदी जहां जहां बहती है, काफी जान माल की हानि हुई थी। उसमें लगभग 100 लोग मरे थे और 80,000 लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो यह है कि वो डैम टूट गया था। अब जो ये कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, इसने कहा है कि उस डैम को दोबारा से बनाना चाहिए। तो ये जो राइटर है, राइटर का कहना है कि नहीं, अब हमें उस डैम को दोबारा नहीं बनाना चाहिए। उस डैम की वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे थे, और उसी पर इनका ये पूरा पूरा आर्टिकल है। क्या नाम है इनका? वसुदेवन मुकुंद जो है, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। और ये आर्टिकल अच्छा है, ये बढ़िया आर्टिकल लिखा है इन्होंने, और इसमें डेटा खूब सारा है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है, इसको हम वीकेंड पे कवर कर लेंगे। ये एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्यारा सा आर्टिकल। अगर आपके पास समय हो तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। और आईआर पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो इस तरह के कम आर्टिकल्स मिलते हैं। अच्छा, हुआ क्या इसमें, इस पूरे आर्टिकल में सर ने क्या कवर किया है? देखो, एप्पल की जो रिसर्च वाली विंग है, वो सिलिकॉन वैली अमेरिका में होती है, लेकिन एप्पल अपने खुद के फोन खुद से नहीं बनाता है, वो अलग अलग कंपनीज को दे देता है, टेंडर दे देता है। तो ऐसे ही एक कंपनी है फॉक्सकॉन। कौन सी नाम कंपनी है? फॉक्सकॉन। अब ये कंपनी जो है, एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती थी, एप्पल के फोन बनाती थी, और इसमें काम करने वालों लोगों में कई सारे चाइनीज और ताइवानीज लोग थे। अब अब फॉक्सकॉन क्या कर रही है? फॉक्सकॉन चाहती है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन की लाइन है, प्रोडक्शन जहां वो करती है अपनी, उसको उठा करके, चाइना से उठा करके, ताइवान से उठा करके इंडिया में ले आए। अब काम करने वाले सारे चाइना और ताइवान के लोग थे, और जो मशीनरी यूज होती है वो भी चाइना की ही यूज होती थी मोस्टली। लोग तो ताइवान से भी मिल जाते हैं, लेकिन मशीनरी मोस्टली चाइना से यूज होती थी। अब चाइना ने क्या किया है कि वो सारे लोग जो फॉक्सकॉन में काम कर रहे थे, उनको इंडिया आने से बैन कर दिया है, और जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनको भी वापस बुला लिया है। तो अब यही एक इशू है। इसके अलावा जो मशीनरी यूज होती थी उस पे बैन लगा दिया है, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो यही जो चीज, इसी को इन्होंने कवर किया है, डीलिंग विद चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन्स। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें यही बात कही गई है कि लोग तो हम ताइवान से बुला लेंगे, लेकिन ये जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनें वगैरह है, जो चीजों का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, उसको हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये एक बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसको पढ़िए, समय निकालिए इसके लिए, और हम इसको अपने वीकेंड वाले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। ये एक मस्ट कवर टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्राउंड जीरो। सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। ये ऐसा, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें वही कवरेज की गई है कि लोग ऐसा इतना ज्यादा रिस्की रूट लेकर के अमेरिका में, यूरोप में क्यों जाते हैं। तो वहां वही बात की गई है कि आर्थिक अवसरों की तलाश में, जैसे यहाँ पे एक ये छोटा सा हाईलाइट मैंने कर दिया है, जसपाल सिंह नाम के एक पर्सन का इंटरव्यू हुआ, उसने बताया कि ये मजदूरी करता है, रोज जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी हिसाब से कि यहाँ पे इसकी चार्ज है, यहाँ पे इसको मिलता है 500 रुपया रोजाना। अब 500 रुपया रोजाना के हिसाब से महीने का कितना हो भाई? 30 दिन काम करेगा तो भी 15,000 हुआ। इसने बताया कि मुझे यूनाइटेड किंगडम में कितना मिलता था? 70 पाउंड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 70 पाउंड, और आज के डेट में 70 पाउंड का मतलब होता है 76,000 रुपए। अब आप सोच रहे हैं, अब और आर्थिक अवसरों की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में लोग जाते हैं। तो इसी पर ये पूरी कवरेज है कि
जो लोग भेजे जा रहे हैं वो वहाँ जाते क्यों हैं? तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, तो इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेट वाइज़ न्यूज़ आती है। पिलग्रिम्स मीट क्लाइमेट चेंज इन ऑन एन आइलैंड। वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना, साल में एक बार मेला लगता है, गंगा सागर मेला। ये गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? वेस्ट बंगाल में एक जगह है सुंदरबन। सुंदरबन का नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन टाइगर्स बहुत फेमस है। हाँ, तो वहीं पे एक मेला लगता है, गंगा सागर मेला। उस गंगा सागर मेला पे ही ये कवरेज है, और वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है, कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि अ, का मंदिर वहाँ पे है। अब दिक्कत ये है कि वो मंदिर एकदम समुद्र के किनारे है, और जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे सी लेवल राइज हो रहा है, यानी कि समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल पहले ये था, अब ये है, अब ये है, अब ये है, ऐसे बढ़ रहा है। और सी लेवल राइज होने की वजह से वहां पे वो जो मंदिर वगैरह है उन सबको नुकसान पहुंच रहा है। उसी पर ये कवरेज है, तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इसको भी ग्राउंड जीरो पे, ये जो इमिग्रेशन वाला पेज था, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल वाला भी मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की ये न्यूज़ है, ये सारे सैटरडे को ऐसी ही कवरेज होती है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन गोल्ड यहाँ पे बांस की बात की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है जो एकदम नए नए उगने वाले बांसों को इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में। यहाँ पे वही कवर किया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केरला, केरला पे ये एक आर्टिकल है। कोची में एक टावर है। कई सारे आर्मी के लोग जब रिटायर हुए, आर्मी के लोगों का क्या होता है भाई, उनको सर्विस करनी होती है, अलग अलग जगहों पे उनका ट्रांसफर होता है, और बड़ी टफ लाइफ होती है। तो जब वो रिटायर होते हैं तो वो किसी एक जगह पे बस जाना चाहते हैं, मतलब पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, पूरी सर्विस घूमते रहने के बाद वो बसना चाहते हैं। तो ऐसे ही कई सारे आर्मी के लोगों ने, जो रिटायर्ड लोग थे, कोच्चि में यहाँ पे एक टावर है। टावर का मतलब ना एक अपार्टमेंट टाइप ऑफ, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, और ये मोस्टली आर्मी के लोगों ने ही लिया था। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये टावर रहने लायक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसको गिराया जाए। इसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी था, और तो इसी पे ये कवरेज है कि लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी घूमते घूमते सर्विस करते बिताई, जो भी पैसा बचाया वो सारा कुछ इसमें लगाया, और अब इसको गिराने की बात हो रही है क्योंकि ये रहने लायक नहीं रह गया है। तो बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं बिजनेस पेज पे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज आती ही रहती है, आपको बस इसे एक लाइन में पढ़ लेना है, क्योंकि हर महीने में इन्फ्लेशन का डेटा आता रहता है, हर क्वार्टर पे आता रहा है, और इन्फ्लेशन का डेटा भी कई टाइप का निकलता है। तो इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिसंबर में जो महंगाई थी उससे थोड़ा सा नीचे आ गई है। दिसंबर में 2.37% थी, ठीक है, दिसंबर में 2.37% थी, और अभी जनवरी में कितनी है, 2.31%। तो अब ये मंथली डेटा आता रहता है, इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में देख लिया, काम खत्म। इसके अलावा एक ये वाली चीज, बॉलीवुड म्यूजिक लेवल सीक टू चैलेंज ओपन एआई इन इंडिया कॉपीराइट लॉसूट। अच्छा देखो, ओपन एआई क्या करता है? ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो इनकी मशीन्स होती है ना, जो इनका सिस्टम होता है, उसको बहुत सारा डेटा की जरूरत होती है। जब उसी को डेटा को अपने सिस्टम में फीड करते हैं, तो उस सिस्टम में फीड गए डेटा के बेसिस पर ही वो चीजें सीखता है, यानी कि मशीन नई चीजें सीखती है। अब वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सारी चीजों से आता है, न्यूज़पेपर से आता है, कहीं से भी, मतलब वो इकट्ठा कर करके डेटा डालते हैं। तो जो म्यूजिक की कंपनियां हैं, जैसे कि टी सीरीज है, सारे गामा है, और इस तरह के जो म्यूजिक कंपनीज हैं, जो गाना वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने ये इनके ओपन एआई को चैलेंज किया है कोर्ट में कि ये हमारे जो गाने वगैरह हैं, जो कॉपीराइट वाले गाने हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने जो एआई मॉडल है उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये मामला है, और ये अभी आगे कुछ दिनों तक चलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बस एक लाइन में लेकिन जान लेने की है, कि अडानी बैक्ड फर्म अमंग 3 फाइनलिस्ट इन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट प्राइवेटाइजेशन। अब देखो, अभी तक इंडिया में क्या होता रहा है कि इसरो ही रॉकेट्स लॉन्च करता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सारे आप सुनते होंगे, अक्सर इसरो बढ़िया बढ़िया काम करता है। लेकिन इसरो ने एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया, एसएसएलवी। एसएसएलवी का मतलब क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक पीएसएलवी भी है, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा एक जीएसएलवी भी है। जीएसएलवी क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी काफी सक्सेसफुल था। जीएसएलवी से तो हम बहुत भारी भारी चीजों को स्पेस में भेजते हैं, और पीएसएलवी से मॉडरेट लेवल की चीजें। लेकिन इसरो ने डिसाइड किया कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत कम वजन के सैटेलाइट्स भेजने होते हैं। अब कम वजन की सैटेलाइट भेजने के लिए हम कुछ एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाए, एक ऐसी मिसाइल बनाए। तो उन्होंने बनाया एसएसएलवी, स्मॉल स्केल
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या करती है? ये लगभग 500 किलोग्राम तक का वजन स्पेस में भेज देती है। ये सारे ज्यादा भेजते हैं, जैसे ये जीएसएलवी है, तो जीएसएलवी 6000 5000 किलोग्राम वजन उठा के ले जाती है। पीएसएलवी 2-3000 तक ले जाती है। लेकिन एसएसएलवी क्या करती है? छोटे छोटे कम भार वाले एसएसएलवी। अब ऐसे में क्या है ना, इसको बना बहुत जल्दी सकते हैं, तो इसरो ने इसको बनाया, इसको स्टार्ट किया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर को देने से क्या होगा कि हम ज्यादा लॉन्च व्हीकल्स बना पाएंगे और ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाएंगे। अब जब हम विदेशों की सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, यानी कि इंडिया लॉन्च करता है, तो उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उतनी ज्यादा हमें वो लॉन्च व्हीकल्स भी बनानी पड़ेंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। तो जो कई सारी कंपनीज ने अप्लाई किया था, उसमें से अभी 3 का नाम फाइनलाइज किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उनमें से एक है अडानी की कंपनी और 2 सरकारी कंपनियां हैं। अब इनमें से किसको ये टेंडर मिलता है, ये देखने वाली चीज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतनी ही न्यूज थी। अब चलते हैं आगे। वर्ल्ड पेज पे कुछ भी खास नहीं है, वही डेली डेली की खबरें चल रही है। जैसे कि ट्रंप ने पुतिन से बात की थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है। जेलेंस्की ने कहा था कि मैं पुतिन से तभी मिलूंगा जब ट्रंप के साथ कोई इशू फाइनलाइज हो जाएगा। पीस को लेकर जो कंडीशंस हैं, जब वो फाइनलाइज हो जाएंगी तभी वो ट्रंप से मिलेंगे। तो ये एक न्यूज है, बस एक लाइन में जान लेने की है। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। कल हम लोगों ने डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक इशू देखा था। M23 रिबल्स की हम लोगों ने बात की थी। गोमा रीजन की बात की थी। इसके अलावा 2 वहां की प्रजातियां हैं, हुत्सु और तुत्सी, उनकी भी बात की थी। रवांडा की बात की थी। तो अब यही है कि जो वहां पे रिबल्स थे, M23 रिबल ग्रुप्स, उन्होंने एक की एयरपोर्ट को भी कैप्चर कर लिया है। कल गोमा रीजन की बात की थी, अभी उन्होंने क्या किया है, एक एयरपोर्ट को भी कवर कर लिया है। अब ये मसला लगता है कि बढ़ रहा है। ये इशू अगर बढ़ जाएगा तो फिर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये गोमा रीजन, M23 रिबल्स, इन वर्ड्स को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। बांग्लादेश रीराइट्स इस हिस्ट्री बुक्स टू सूट न्यू ऑर्थोडॉक्सीज। अब देखिए, बांग्लादेश में ये बड़ी समस्या है। शेख हसीना की सरकार थी तो हिस्ट्री उनके हिसाब से थी, जब मिलिट्री डिक्टेटर्स थे तो उनके हिसाब से थी। अब चूंकि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट को ओवरथ्रो कर दिया गया है, तो जो नई सरकार आ रही है वो हिस्ट्री की किताबों की, इतिहास की किताबों को भी दोबारा से अपने हिसाब से लिख रही है। ये खराब चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है किसी भी देश में। अगर आप एक न्यूट्रल हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं तो ये एक खराब चीज है। तो ये एक लाइन में समझने की चीज है। इसके अलावा कल वैलेंटाइन डे था, तो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड ये एक फोटो है। यूक्रेन की ये महिलाएं हैं, फूल और ये गुब्बारे वगैरह लेके घूम रही हैं, और कुछ है नहीं इसमें। इसके अलावा जब चलते हैं स्पोर्ट्स पेज पे, तो स्टार स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं। एनुअल स्टार स्पोर्ट्स अवार्ड्स, किसको क्या मिला? बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। इसमें आपको बस ये देखना है कि एक टेबल बनी हुई है, इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश को दिया गया है। पीआर श्रीजेश इंडियन हॉकी टीम के हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नॉन ओलंपिक दिव्या देशमुख को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स में अवनी लेखा को दिया गया है। इसके अलावा वुमेन कैटेगरी में, जैसे यहाँ पीआर श्रीजेश को मेंस कैटेगरी में दिया गया है, इसी तरह से स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में दिया गया है मनु भाकर को। इसके अलावा और बहुत से अलग अलग टाइप के अवार्ड्स हैं, ये पूरी लिस्ट है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 नाम याद रखने हैं, पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। पीआर श्रीजेश को मेल कैटेगरी में, मनु भाकर को फीमेल कैटेगरी में। वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो ये था स्पोर्ट्स पेज। इसके अलावा आगे के पेजेस पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं, स्टार स्पोर्ट्स अवार्ड, उसे हम लोगों ने देख ही लिया। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में लगभग 16 पेज थे। इसमें 16 पेज ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 पेज लिखा हुआ था। 2 पेज वो जो सैटरडे एडिशन होता है उसमें होगा। तो न्यूज़पेपर में बस इतना ही था, और फिर मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।